200 साल पहले विपरीत परिस्थितियों में गुलाम भारत में जब बहुत तरह के संघर्ष थे, तब ऐसी सत्ता थी जब जो आपको खड़े नहीं होने देना चाहती थी। सच को कैसे उकेरा जा सकता है और पूरे जनता को उस सच के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, उदंत मार्तंड के माध्यम से दिखाया और खड़ा किया। केवल कोई अखबार नहीं, केवल कोई भाषा नहीं, वह हमारे स्वाधीनता का एक बड़ा स्वर। नई बात वही पत्रकार कह सकता है जो पुरानी बात जानता है। हाँ। जो अंदर डूबा ही नहीं है वो मोती कैसे लाए। शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। अभी की पीढ़ी थोड़ी शॉर्टकट के चक्कर में फंसी हुई है। तो साधारण जनता है वो एकात्म है। जैसे ही वो कोई एकात्मता का स्वर सुनती है, गीत सुनती है, वो एक हो जाती है। संविधान जेब में डाल के घूमने की चीज नहीं, संविधान को आत्मसात करने की बात। तो संविधान है तो सारे देश को चलाने की एक व्यवस्था है, तंत्र है, उसका सम्मान सब कर ही रहे हैं, करना भी चाहिए। नमस्कार, मैं पूर्वा राय वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित एक विशेष पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत करती हूं। जी हाँ, ये पॉडकास्ट सीरीज जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीर भारत न्यास के द्वारा आयोजित है, साथ ही साथ सह संयोजक है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय। हम यहाँ उपस्थित हैं, बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज हम भारत भवन न्यास में उपस्थित हैं। यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि कहा जाए पत्रकारों का, शिक्षाविद का, चित्रकारों का, या जो भी आप समझ सकते हैं, जो चौथा स्तंभ है उसमें जितने भी प्रकार होते हैं वो सारे आयाम जुड़े हुए हैं। और मुझे बेहद गौरव फील हो रहा है। जी हाँ, बेहद गौरव का अनुभव हो रहा है क्योंकि मैं आज जिनके साथ में उपस्थित हूँ उनके नाम से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। जी, ये हैं डॉक्टर मुकेश मिश्र, निदेशक हैं दत्तोपंत ठेंगड़े शोध संस्थान, साथ ही साथ आप शिक्षाविद भी हैं। तो क्यों ना इनका स्वागत कर लिया जाए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम उदंत मार्कंडेय। 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज जो ये मेला लगा हुआ है और 3 दिवस के शोध मंथन से क्या कुछ अर्जित किया है, एक जो जनमानस के लिए क्या हमने संदेश दिया है, और जितने भी यहाँ शिक्षाविद आए हुए हैं उन्होंने क्या अर्जित किया, सर इस विषय में आपकी जानकारी। बहुत अच्छा प्रश्न है। 200 वर्ष उदंत मार्तंड के पूरे हुए हैं और इस प्रसंग में यहाँ पर भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वीर भारत न्यास, दत्तोपंत ठेंगड़े शोध संस्थान भी इसमें शामिल है जी। ये मिल करके एक समागम किया है सभी पत्रकारों का, लेखकों का, चिंतकों का। प्रसंग इसलिए क्योंकि 200 साल हमें उस महायात्रा के हुए हैं जिसकी शुरुआत बंगाल में उदंत मार्तंड के माध्यम से जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू की थी जी। उनकी जो प्रेरणा थी वो क्या था, ये याद करने के लिए ये हम सब इकट्ठा हुए हैं कि आखिर कोई अखबार शुरू होता है, कोई किताब लिखी जाती है, कुछ इस तरह का जो काम होता है अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई बात, तो उसके पीछे की प्रेरणा क्या है जी। वो क्या बात थी कि जो उदंत मार्तंड लाना पड़ा। हाँ जी। उदंत मार्तंड की ज़रूरत क्यों थी जी, ये बात है। तो उसको हम याद कर रहे हैं 200 साल पर, कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो परिस्थितियाँ क्या थी कि शुक्ल जी ने एक इतना बड़ा अभियान चलाया और बंगाल की भूमि पर हिंदी में एक अखबार लेकर के आए जी। और उन्होंने एक टैगलाइन दी उसके साथ, हिंदुस्तानियों के हित के हेत जी। इसकी भी ज़रूरत कहीं ना कहीं उस समय उनको महसूस हुई। हाँ। तो आपने जो कहा कि जनमानस में क्या जाएगा, जनमानस में ये जाएगा कि 200 साल पहले विपरीत परिस्थितियों में गुलाम भारत में जब बहुत तरह के संघर्ष थे, तब ऐसी सत्ता थी जब जो आपको खड़े नहीं होने देना चाहती थी। उसमें भी सत्य की आवाज़ कैसे उठाई जा सकती है, सच को कैसे उकेरा जा सकता है और पूरे जनता को उस सच के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ये एक मानक उन्होंने, शुक्ल जी ने उदंत मार्तंड के माध्यम से दिखाया और खड़ा किया जी। और वो केवल कोई अखबार नहीं, केवल कोई भाषा नहीं, वह हमारे स्वाधीनता का एक बड़ा स्वर था जी। वहाँ का एक स्वाधीनता का एक प्रस्थान बिंदु भी था जी। जो आज हम देखते हैं, अगर 200 साल का सिंहावलोकन करेंगे तो आपको अनेक नामों से दिखेगा। हाँ।
अनेक अखबार फिर निकले, अनेक पत्र निकले, पत्रिकाएं निकली, लोग यातनाएं सहे, जेल गए, तरह तरह का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। तो आज ये समय है कि हम उस अपने इतिहास को, अतीत को याद करें, क्योंकि अगर कोई अतीत नहीं याद रखेगा तो उसका वर्तमान भी ठीक नहीं हो सकता। बहुत अच्छे से आपने समझाया। जैसे उदंत मार्कंडे ने अपना एक माइलस्टोन सेट किया, आज दत्तोपंत संस्थान भी, जो शोध संस्थान है, वो भी अपना एक निश्चित मापदंड सेट किए हुए आज के पत्रकार, पुराने पत्रकार हों या आने वाले पत्रकार हों, क्या नवाचार किए जा रहे हैं आज का? क्योंकि जो लगातार समय बदल रहा है, हम लगातार जो मीडिया है उसकी तरफ जा रहे हैं, ई पेपर की तरफ जा रहे हैं, और अब तो एआई का भी दौर है। दत्तोपंत शोध संस्थान जो इतना एक अपना माइलस्टोन सेट किया हुआ है, उसके साथ में नवाचार लेकर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है, क्योंकि नवाचार सबको करना चाहिए। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान शोध के क्षेत्र में काम करने वाला संस्थान है जी। और शोध ऐसा जो भारत केंद्रित हो, हाँ जी, भारत मुखी चिंतन पर होने वाले शोध को हम प्रश्रय देते हैं, उसको महत्व देते हैं और उसका प्रसार करते हैं। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान ने एक बीड़ा उठाया है कि हम युवाओं के बीच में, जो युवा शोधार्थी हैं, उनको हम राष्ट्र की प्राथमिकताओं के आधार पर शोध करने के लिए उन्मुख करें, प्रेरित करें। बहुत अच्छा। और इसके लिए हमने कुछ कार्यक्रम किए हैं। जैसे आपने सुना होगा, राष्ट्रीय शोधार्थी समागम हम करते हैं जी। ये 2 संस्करण उसके हो चुके हैं जी। उसमें देश भर से, देश के 26-27 राज्यों से लोग जुड़े। अभी पिछले महीने ही था, मार्च में जी, फरवरी में, 12, 13, 14 फरवरी को था, पिछले साल मार्च में हुआ था। और उसमें देश भर के विचारक आते हैं, लेखक आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, और फ्रीलांस रिसर्चर्स भी आते हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी आते हैं। युवाओं को हम इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि अब आपके शोध का 10 साल का एजेंडा क्या होगा, अगले 20 साल का एजेंडा क्या होगा, आप कौन सा ऐसा शोध करें जिससे आपके शोध में राष्ट्र प्रथम हो, हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि हो और भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप आप शोध करें। बहुत अच्छा। होता ये है, सामान्यतः जो प्रचलन में है कि आपने एक रिसर्चर गया और गाइड से बात किया और कोई भी एक टॉपिक जो आसान सा हो उसको लेकर के वो काम शुरू कर देते हैं, फिर वो 2-4 साल में थीसिस सबमिट हो जाती है। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान चाहता है कि ये माइंडसेट चेंज हो, रिसर्च माइंड क्रिएट हो, ठीक है, और वो माइंड जो है वो राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके अपने शोध की यात्रा करे, एक दिशा तय करे, और ये तय करे हर व्यक्ति एक विषय पर शोध करे, अपने लिए एक विषय चुने और अगले 10 साल शोध करे। होता ये है कि हम आज किसी और चीज पर शोध कर रहे हैं, कल किसी और चीज पर शोध कर रहे हैं, तो हम कहीं के नहीं होते, किसी के भी विशेषज्ञ नहीं होते। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस NRM के, नेशनल रिसर्चर्स मीट के माध्यम से और अपनी और गतिविधियों के माध्यम से देश भर में ये वातावरण निर्मित करें कि हम शोध देश के लिए करें, देश की समस्याओं के समाधान के लिए करें और देश के विकास के लिए करें। जो विकसित भारत 2047 की हमारे सामने एक लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए हम अपने शोध को रखें और उसमें संलग्न हो और उसको आगे बढ़ाएं। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात समझाई। लेकिन एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दत्तोपंत ठेंगड़ी जो शोध संस्थान है वो तो ये नवाचार भी कर रहे हैं और अपनी पुरानी मूलभूत इकाई पर टिके भी हुए हैं, लेकिन आजकल की जो मीडिया की पत्रकारिता है, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, टीआरपी लेकर आने के लिए कहीं मूलभूत जो मुख्य बिंदु है उससे भटकता जा रहा है। उन्होंने लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेनी है, यहाँ से वो वार्तालाप से शुरू होकर लड़ाइयों तक आ जाता है, और जो दर्शक है उसके ऊपर प्रभाव ये पड़ता है, उसको ये समझ में आता है कि सिर्फ जो अलग अलग विभाग हैं या अलग अलग दल हैं वो सिर्फ एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। और शायद कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है, पेपर में भी पढ़ने को मिलता है, कई बार विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है कि साहब एक दूसरे पर पेपर फेंक दिए, मारा कूटी। तो ये सही पत्रकारिता और जनता तक सही बात नहीं पहुंच पा रही, इसके लिए आज के जो आप जैसे विचारक हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। पिछले साल महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, जी। और पूरे महाकुंभ में
इस साल सारा रिकॉर्ड टूट गया लोगों के आने का। बिल्कुल। लेकिन उस महाकुंभ में सबसे अच्छी कोई चीज़, मतलब अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब सबसे ज़्यादा चर्चित कोई चीज़ हुई, वो मोनालिसा की आंखें हुई। हाँ, ठीक है जी। पूरा महाकुंभ किनारे हो गया, बिल्कुल किनारे। जितने अच्छे कार्य थे वो सब गए। एक लाखों वर्षों की बड़ी महान परंपरा। हाँ। महाकुंभ के अंदर क्या तत्व है, महाकुंभ क्यों होता है, महाकुंभ का भाव क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसके आगे का रोड मैप क्या है, कितने सारे संत आए हैं, लोग उमड़ के आ रहे हैं, उसके पीछे का जो पूरा तत्व ज्ञान से भटकाव, पूरा जो विज्ञान है उसको छोड़ करके एक टीआरपी जिससे मिल सकती है, एक माला बेचने वाली लड़की मिल गई, उसकी आंखें बहुत मोनालिसा जैसी हैं, और उसको लेकर के सारी मीडिया ने बिल्कुल आसमान सिर पे उठा लिया और उसको कई महीनों तक चलाते रहे। हाँ। और निकला कुछ नहीं, कुछ भी उससे कुछ हासिल नहीं होना है। तो आपने जो चिंता जाहिर की, ये चिंता आज का बहुत महत्वपूर्ण आज की चिंता है, और ये हमें महाकुंभ में देखने को मिला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो मीडिया हाउसेज हैं वो तैयार नहीं, उनकी तैयारी नहीं। उन्हें पता तो है कि एक इतने महीने में, इस महीने में इतने तारीख से इतने तारीख तक कुंभ लगने वाला है, लेकिन उसके पहले की जो 3-4 साल की उनकी तैयारी होनी चाहिए अध्ययन की, वो नहीं है। उसके लिए हमारे यहाँ मैकेनिज्म खड़ा ही नहीं हुआ है। हमने कुछ ऐसा मीडिया मैकेनिज्म खड़ा किया है कि बस अभी जो हो रहा है उसको देखना है और उसको थोड़ा ट्विस्ट करके टीआरपी केंद्रित फैला देना। ठीक है, उसके लिए हमारा अध्ययन क्या होना चाहिए, कुंभ को लेकर के हमारी कोई टीम होनी चाहिए, हमारे पास ऐसे उस समय भर्ती करनी चाहिए जिनकी सांस्कृतिक समझ हो, जिनको संस्कृत आती हो, जो साधु संतों से बात कर सकें, लोक मेधा को समझें, लोक संस्कृति को समझें। अनपढ़ बिल्कुल गांव से वीरान दूर जंगलों से भी लोग अपने सारा व्यवस्था करके कुछ छोटे छोटे सामानों में अपने सीधा और चावल लेकर के दूर से चले आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितनी तकलीफों से आए, लेकिन आना चाहते हैं क्योंकि वो पुण्य के भागी होना चाह रहे हैं। उसके पीछे का पूरा मनोविज्ञान क्या है, हाँ। इसकी तैयारी करने की कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है हमारे मीडिया में। बिल्कुल। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, लेकिन सुखद बात ये भी है जो आपने अगला प्रश्न किया कि ये कैसे क्या किया जा सकता है, तो अच्छी बात यह है कि आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे फ्रीलांस जो ब्लॉगर हैं, हाँ जी, और उन लोगों ने न्यू मीडिया जिसको हम कहते हैं जी, उस न्यू मीडिया के माध्यम से बहुत ऐसी चीज़ें भी लेकर के आए जो सचमुच में सामने आनी चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए। हाँ, और उसके कारण से भीड़ भी बढ़ी वहाँ पर महाकुंभ में। तो केवल महाकुंभ ही नहीं, ऐसे अनेक पक्ष हैं, ऐसे अनेक समाचार हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जो हमें नहीं पता है। कई बार किसी स्थान के बारे में, किसी हेरिटेज के बारे में, किसी खान पान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी कला के बारे में ऐसे लोग बता रहे हैं जो किसी मीडिया में नहीं, बिल्कुल, जो किसी ब्रांड में नहीं है, और वो लोग हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं और उन पर भी अच्छी व्यूअरशिप है। तो ये कमी जो है वो तो है अपनी जगह पर, लेकिन सुखद बात यह है कि कम से कम आज प्लेटफॉर्म इतने हो गए हैं, तकनीक इतनी हो गई है कि कोई ना कोई जिसकी इसमें रुचि होगी और जो इसको लाने चाहता है वो लेके आ सकता है। अब कोई रोक टोक नहीं है। हाँ। पर्याप्त प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, वगैरह वगैरह सब कुछ है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं जो कुंभ में तैयारी नहीं थी, ऐसी तैयारी के साथ एक पीढ़ी तैयार हो। क्या बात है। ये जो आप यहाँ के आयोजन में देख रही हैं कि युवा बैठे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो कि जब अगला महाकुंभ लगे तो ऐसी मोनालिसा की आंखों में कोई न भटके, बिल्कुल, वो उस तत्व तक पहुंचे जहां तक जाना चाहिए उसे। पत्रकारिता का ये धर्म है, ऐसा पत्रकार होना चाहिए। पहले हमारे पास ऐसे पत्रकार थे, है ना। अगर आप सोचिए कि अगर पुराने पत्रकार जुगल किशोर शुक्ल और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग भी अंग्रेजों की आंखों में खो गए होते, हाँ, तो हम आज़ाद होते नहीं होते। बिल्कुल सही। उन्होंने क्या देखा? हाँ। उन्होंने देखा कि भारत माता के पैरों में बेड़ियां हैं, हाँ, और ये बेड़ियां हमें लूट रही जी, हमें जंजीर बांधी हुई है, हमें इससे मुक्त होना चाहिए, हमें अपने स्व पर आना चाहिए, हमें स्वाधीन होना चाहिए, स्वराज हमारा होना चाहिए जी। और इसके लिए उन्होंने पत्रकारिता भी की, अपना धर्म भी निभाया और देश के साथ खड़े रहे जी। और आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए हम 200 साल पर उनको नमन करते हैं जी। 200 साल एक बहुत बड़ा इतिहास समाये हुए है उत्तंद मार्कंड। अब 150 साल भी पूरे हो गए हैं वंदे मातरम को।
ये दो इतनी बड़े चीज़ें जो मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते अपने आप में खुद को एक गौरव महसूस जो एक व्यक्ति करे कि हम उस इतिहास के, उस साहित्य के गवाह हैं और हम उनके अंश हैं। आप आने वाली पीढ़ी को इन दोनों चीज़ों को लेकर क्या सलाह देंगे कि जो बच्चे आज पत्रकारिता पढ़ रहे हैं उनको अपने मूल में इन दो चीज़ों को सदैव स्मरण रखकर आगे बढ़ना है? इसके विषय में आपकी छोटी सी राय। मैं तो ये कहूँगा कि ये केवल इन दो चीज़ों को ही नहीं, उन सारी चीज़ों को जो आपको मूल की ओर ले जाती हैं जी, जो आपको जड़ों की ओर ले जाती हैं, हाँ जी, जो अपनी जड़ों से जोड़ती हैं, हाँ, उनको स्मरण रखना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनको रिविजिट करना चाहिए। हाँ, खासकर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं उन्हें तो अपने परंपरा, इतिहास, अतीत के सारे मानबिंदुओं को समझना चाहिए। हाँ, तभी वो कोई नई बात कह सकते हैं। नई बात वही पत्रकार कह सकता है जो पुरानी बात जानता है। हाँ, बिना पुरानी बात जाने आप नए का कोई कलेवर दे पाएंगे, कोई स्वर दे पाएंगे, इसकी संभावना कम है जी। जो अंदर डूबा ही नहीं है वो मोती कैसे लाएगा? सही। जो गहरे पानी में बैठा ही नहीं है वो मोती कैसे निकाल के लाएगा? ये बहुत मूलभूत सिद्धांत बिल्कुल। इसलिए चाहे वंदे मातरम के 150 साल हों, आगे चल के 200 साल होंगे, हाँ, या उदंत मार्तंड के 200 वर्ष हैं, या हमारी स्वाधीनता के 75 वर्ष हों, ऐसे कोई भी प्रसंग हो, वो तो गौरव उससे होना ही चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरत है अपने को तैयार करना। तैयार इन द सेंस कि आप पढ़िए, आप देखिए, रिविजिट करिए, अपने पुराने जो अतीत में जो लिखा पढ़ा गया, छापा गया, उसको पढ़िए। अब आजकल के जो हमारे युवा पीढ़ी हैं उनको आर्काइव में जाने की आदत नहीं है, लाइब्रेरी में जाने की आदत नहीं है। गूगल वगैरह, एआई वगैरह का जैसा आपने शुरू में भी कहा इस्तेमाल करें, करिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप नई कोई बात कहना चाह रहे हैं और आप नया योगदान देना चाहते हैं अपने देश के लिए, तो आपको देश के पुरानी बातों को ठीक से समझना पड़ेगा। हाँ। अगर आप ये जानेंगे ही नहीं कि गुलामी क्या चीज़ है, तो आप स्वाधीनता के सच्चे स्वाद का वखान भी नहीं कर सकते जी। स्वाधीनता का बखान तो वही कर सकता है ना जो गुलामी के मर्म को समझता हो। सही। समझता हो कि वो कितनी, जब तक स्वाद न लिया हो तब तक उसका बखान कैसे करें? आपको कोई चीज़, कोई व्यंजन के बारे में बताना है और आपने ही टेस्ट नहीं किया है, तो कैसे करेंगे? इसलिए नई पीढ़ी को ये बहुत ज़रूरत है कि वो पढ़े और डूबे और चीज़ों को देखे, समझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी परंपराओं को अपनी आँख से देखे। अगर वो अपनी आँख से नहीं देखेगा तो ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ी समस्या है कि लोग हमारे ज़्यादातर जो, क्योंकि देखिए सबके ऊपर एक कॉलोनियल प्रभाव भी है। हाँ। और कथित तौर पे जो बहुत सारे जो सेकुलरिज्म के आड़ में पत्रकारिता में चलता है, उसके आड़ में भी बहुत चीज़ें हम इग्नोर करते हैं और लगता है कि हम ये दूसरी बात कर रहे हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए सनातन का एक विमर्श चला। हाँ। ठीक है, भारत में एक डिबेट चली, दक्षिण भारत के एक नेता ने सनातन को खत्म करने की बात कही और टीवी चैनलों पर बहुत डिबेट चली। बहुत सारे पत्रकार और युवा पीढ़ी के पत्रकार इसलिए सहम गए कि कहीं मैं सांप्रदायिक न कह दिया जाऊं, है ना। मैं इसमें क्यों पढ़ूं? बिल्कुल, अपने आप को वहां से तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने सनातन को ठीक से समझा नहीं, पढ़ा नहीं, है ना। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके लिए डिबेट के लिए आगे नहीं आ पाएंगे। तो आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा, अपने को समृद्ध करना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। हाँ। अभी की पीढ़ी थोड़ी शॉर्टकट के चक्कर में फंसी हुई है और ये मैं तो कहता हूँ खतरनाक है। इसलिए थोड़ा सा मूल अध्ययन, मौलिक अध्ययन, गंभीर अध्ययन करना चाहिए और तभी आप सच्चे अर्थों में एक सही पत्रकार बन सकते हैं। सही अर्थों में आप एक सच्चे लेखक बन सकते हैं, संपादक बन सकते हैं और देश के साथ न्याय कर सकते हैं। जी, कहा जाए ना कि आग में तपोगे तभी कुंदन बनोगे, तो तपना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे करके जब तक आप तपोगे नहीं तब तक कुंदन बन नहीं सकते हैं। और ये हर क्षेत्र में लागू, हर क्षेत्र में लागू होता है। आप जब बात करते हैं हमारे वंदे मातरम की, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने जब इसकी रचना की, उसका मूलभूत आधार था आप समाज के किसी भी वर्ग को ले लें, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, साहित्यकार हो, विचारक हो, पत्रकार हो, सबको समाहित करके इसके अंदर बांधने की, एक चोटी नुमा गुथने की उन्होंने कोशिश की और शायद वो 100% वो सफल भी हुए उस
जमाने पर लेकर। धीरे धीरे का समय जब बीतता गया, फिर वो छिन्न भिन्न होना शुरू हो गए। आज के पत्रकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि हम फिर से उस मूलभूत तंत्र को, मंत्र को लेकर चलें और फिर से देश को, क्योंकि देश जो अब देखने में आ रहा है कि अलग अलग प्रांतों में मेरी भाषा ये, मेरा ये, अब सिर्फ मैं और मेरा प्रभुत्व पा रहा है। क्या आप शिक्षा देना चाहेंगे? ये जो आपने कहा ना कि हर प्रांत में मेरी भाषा, मेरा शहर, जाति, हाँ। ये बहुत तरह के भेद खड़े हो गए। और उस ज़माने में जब 150 साल पहले गुरुदेव ने वंदे मातरम की रचना की तो सारा देश उससे जुड़ गया, गुथ गया। बिल्कुल। दरअसल मैं ये मानता हूँ कि जिस समय गुरुदेव ने ये लिखा और लोगों ने इसको आत्मसात किया और कई भाषाओं में गाया गया और देश भर में गाते गाते लोग फांसी के फंदे तक झूल गए, उस समय तक हमारे ऊपर औपनिवेशिक प्रभाव नहीं था। हम गुलाम जरूर थे, मन पर नहीं था किसी भी चीज़ का प्रभाव। धीरे धीरे ये प्रभाव हुआ और आज स्थिति ये है कि अभी हम स्वतंत्र जरूर हो गए हैं, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता जो है उससे हम मुक्त नहीं हुए। और इसलिए ये जो मानसिकता है ये टूल है लेकर के आती है बहुत तरह की, कि कभी आपको भाषा में बांटती है, कभी आपको जाति में बांटती है, कभी आपको अलग अलग क्षेत्रवाद में बांटती है। इसलिए हमारे देश में आप देखेंगे कि कोई ना कोई पॉलिटिकल नैरेटिव के माध्यम से हो ही जाता है, बांटने का काम चलता है। लेकिन देश का मन ऐसा नहीं है, स्वभाव ऐसा नहीं है। देश का जो साधारण वर्ग है, जो साधारण जनता है, वो एकात्म है। जैसे ही वो कोई एकात्मता का स्वर सुनती है, गीत सुनती है, वो एक हो जाती है। है ना? आपने राम मंदिर के निर्माण का समय देखा होगा, उसके जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो समय देखा होगा। सारा देश गीत गा रहा था अपनी अपनी भाषा में, है ना, एक साथ गा रहा है, सजल नेत्रों से जी। वो इसलिए क्योंकि उसका स्वभाव वही है। लेकिन कुछ जो एकेडमिया में ये जो कॉलोनाइज माइंडसेट वाले लोग हैं, वो ये भाषा का भेद, क्षेत्र का भेद, जाति का भेद ये लेकर के डिस्कोर्स में आते हैं और वो हमें दिखने लगता है मीडिया के माध्यम से कि ऐसा ऐसा बटा हुआ। मूलतः हमारे जो देश के जो जिसको आप मुख्य धारा भी कह सकते हैं, वहाँ इस तरह की बात नहीं है। वो तो एक भाव में है, एकात्म में है। और जब भी देश में ऐसा कोई स्वर आता है वो उसके साथ गाने लगता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा वाले आपने गीत सुना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव है। इसलिए जो मैंने अभी कुंभ का थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, कुंभ की, आपने इतने सारे आप न्यूज़ सुनते हैं भाषा को लेके, जाति को लेके, लेकिन आपने यही न्यूज़ सुना कि वहाँ 8 करोड़ लोग आ गए और कहीं जगह नहीं है खड़े होने को। वो कौन लोग हैं? कहाँ के लोग हैं? और वहाँ आने के बाद कौन किससे पूछ रहा है कि तुम्हारी भाषा क्या है, किस क्षेत्र से आए हो, किस जिले से आए हो, किस रंग के हो, किस रूप के हो, किस जाति के? कोई आई कार्ड नहीं देखा गया, कुछ नहीं। सब नहा रहे हैं, सब गंगा में स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। भारत वो है। तो उस भारत को समझने का माइंडसेट चाहिए, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि उसकी तैयारी चाहिए। समस्या सारी यहीं पर है कि हम उस चीज़ को समझना नहीं चाहिए। जो हम लोग एसी रूमों में बैठ के जो लोग डिबेट करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं समझते। साधारण जनता समझती है। साधारण जनता को सब मालूम है कि ये पूरा देश एक है, देश की भाषाएं एक हैं, देश के लोग एक हैं, इनकी खान पान एक है और मूलतः वो एक तत्व है। हम तो ब्रह्म में विश्वास करते हैं ना जी। हमारे ज्ञान परंपरा तो एक ब्रह्म की बात करती है। आपके अंदर जो ब्रह्म है वो मेरे अंदर बिल्कुल। तो वो ब्रह्म ज्ञान देश की सामान्य जनता को है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं जी। हमारे संविधान की एक छोटी सी पुस्तक, लाल पुस्तक जेब में लेके घूमते हैं और फिर उसको लहरा लहरा के बताया जाता है कि संविधान को मैं संपूर्ण रूप से जानता हूँ। उन छोटी मानसिकताओं के लोगों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आज के जो नौजवान हैं, क्योंकि जो दिखेगा वही मनन पर, पटल पर आ जाता है और फिर भटकाव कहीं ना कहीं होने लगता है। आप जब इतने बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं, आपको क्या महसूस होता है इतने बड़े पद पर रहकर कि ये जो लोग हैं इनकी मानसिकताओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आपके जैसे लोग बताएंगे उन बच्चों को तो वो उनको समझ में आएगा कि हाँ क्या गलत है क्या सही।
पहले तो संविधान मानने की चीज़ है, ना कि लेके घूमने की चीज़ जी, है ना। संविधान जेब में डाल के घूमने की चीज़ नहीं है, संविधान को आत्मसात करने की बात है ना। जो लोग जेब में लेके घूमते हैं वही संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। बिल्कुल। अभी ताज़ा उदाहरण है बंगाल में, हाँ, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ, बिल्कुल। एक पार्टी चुनाव में हार गई, एक पार्टी चुनाव में जीत गई। जी, अब जो हार गई उसको चुपचाप सत्ता से हट जाना है। हाँ। कहीं कोई समस्या नहीं, जनता ने आपको नकार दिया है। बिल्कुल। लेकिन जेब में संविधान घूमने वाली उस पार्टी ने, लेकर घूमने वाली पार्टी ने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। हाँ। और ऊपर से लोगों की हत्याएं की। वो तो है ही, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, जी। सबको पता है, सर्वविदित है। जी, मैं तो एक संविधान के बात पर कह रहा हूँ बिल्कुल। कि भाई आप एक तरफ जेब में संविधान लेके घूम रहे हैं, हाँ, दूसरी तरफ संविधान को मान नहीं रहे हैं मान नहीं रहे। कि आप हार चुके हो, हम्म, आपको जनता ने नकार दिया है, बस। जनमत आपके पक्ष में नहीं है, आपको चुपचाप सत्ता से बाहर हो जाना है ईमानदारी यही और कहती दूसरे के लिए वेलकम करना है बिल्कुल। कि आइए आपका स्वागत है। जी। संविधान तो ये कहता है। जी, जी। लेकिन आप संविधान की हत्या कर रहे हो। तो इसलिए ये बातें हमारे युवाओं को भी समझनी चाहिए और युवाओं को ये भी समझना चाहिए कि भारत में या किसी भी देश में संविधान जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश का संचालन ठीक से हो, जी, है ना। इसके अतिरिक्त हमारी एक व्यवस्था धर्म की भी है, हाँ। है ना। एक मनुष्यता की भी व्यवस्था है जो हमारी संस्कृति हमें वर्षों से सिखाती आ रही है। ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला देश है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देने वाला देश है। तो बिना संविधान के ये नारा आया था। वाह। जब संविधान नहीं था तब भी हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, जी, तब भी हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया, सही। है ना। सही। तब भी हमने ये धरती को माता माना, जी, तब भी हमने सारे दुनिया को परिवार कहा, जी, सारी वसुधा को परिवार कहा। तब भी संविधान नहीं था कोई, जी, जी, अब संविधान है। जी, तो संविधान है तो सारे देश को चलाने की एक व्यवस्था है, तंत्र है, उसका सम्मान सब कर ही रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में अराजकता फैलाना ये ठीक नहीं है और ये हमको सभी युवाओं को समझना चाहिए। समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं। आप देखिए जनता जब समझ जाती है तो उसको रिफ्लेक्ट करने का एक मौका है इलेक्शन। हाँ, तो वहाँ जो लोग थोड़े से समय के लिए भटकाव, तो जो जेब में लेके संविधान घूम रहे हैं उनको जनता नकार रही है, जी, और जो संविधान पर चल रहे हैं उनको जनता स्वीकार कर रही है। हाँ, बहुत सही। ठीक है? हाँ, वही चीज है। हाँ, लोगों को दिख रहा है, कहा कुछ भी जाए, तो लेकिन जैसे ही हाँ, वहां पर इलेक्शन होता है वही कहा जाता है, डर तो मन में लगता है कि क्या कुछ गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं, देश जाग रहा है, देश को बिल्कुल। सही और गलत में अंतर बिल्कुल, करना देश आ रहा की है। जो लोक मेधा है वो बहुत ही प्रखर है और वो समझती है चीज़ों को। कुछ लोग निश्चित ही भ्रम में पड़ते ही होंगे, आप जैसा आपने चिंता व्यक्त की थी, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता को पता है कि संविधान क्या चीज़ है, संविधान को मानने वाले कौन लोग हैं और संविधान की आड़ में संविधान का गला घोट करके आपातकाल लगाने वाले कौन हैं, उनको भी वो पहचानती है जी, जनता। जी, तो जनता सब जानती है, इसलिए मैं तो इन बातों को लेकर बहुत चिंतित नहीं होता हूँ। बस मैं सबसे यही कहता हूँ कि हमारे जो मूल तत्व हैं उनको जान लेने पर से ये सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। अभी आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उल्लेख किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक बार कहा है कि जो औपनिवेशिक प्रभाव को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि किसी ने उनसे पूछा कि औपनिवेशिकता का जो प्रभाव है उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, बिल्कुल, औपनिवेशिक मानसिकता से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसका एक ही उपाय है, आत्म साक्षात्कार करना। बिल्कुल। तो जितना जितना होता जाएगा उतना उतना मुक्त होते जाएंगे। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। तो ऐसे ही हर बात में है कि लोग अपने मूल को समझते रहें, तो ये सारे नैरेटिव और इस तरह के जो भ्रम हैं सब खत्म होते जाएंगे। बिल्कुल, थोड़ी देर में मतलब धूल है वो साफ हो जाती है। जी, समय की बहुत कमी है और ज्ञान का सागर हैं आप, लेकिन फिर भी कुछ मोती चुनने की हमने कोशिश की और हम आज जुड़े हुए थे डॉक्टर मुकेश मिश्र जी से। जी, बहुत कुछ सीखने को मिला है और अगली कड़ी में फिर इनका साथ चाहेंगे और इनसे कुछ ज्ञान के मोती अपनाने चाहेंगे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। बहुत आभार। नमस्कार।